चलिए हम देखते हैं पॉलिटी से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? बताना है कि किस भाषा को संविधान के द्वारा राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अगर भाषा संबंधित अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो संविधान में भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351, आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 343 343 से लेकर के 351 351 तक। आर्टिकल 343 में 343 में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा होगी। ध्यान दीजिएगा, संघ की राजभाषा होगी, ना कि यहाँ राष्ट्रभाषा का दिया गया है। हिंदी को भारत देश की संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रभाषा के बारे में यहाँ किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं दिया गया है। अगर आर्टिकल में बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के द्वारा उसे मान्यता प्राप्त दी गई है, मान्यताएं दी गई हैं। लेकिन 22 भाषाओं में 14 भाषाएं जो हमारे संविधान के बनने के समय 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी और अन्य 8 भाषाओं को बाद में मान्यता दी गई है। इसमें 21वें संविधान संशोधन के तहत 21वें संविधान संशोधन 1967 में 21वें संविधान संशोधन 1967 में हिंदी को भारत की 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को भारत की 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 71 की बात करते हैं तो 71वें संविधान संशोधन में 1992 को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद 92 संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन 2003, इसमें बोडो, डोंगरी और संथाली को भारतीय संविधान में जगह दी गई। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी? भारतीय कैबिनेट में पहली महिला राजकुमारी अमृता कौर बनी थी। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। और मंत्रिमंडल के पहले भाग में तथा दूसरे मंत्रिमंडल में, यानी कि एक आज़ादी के बाद जो अंतरिम सरकार बनी और फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद जो दूसरी बार सरकार बनी, दोनों को मिला करके इन्हें करीब इन्होंने 10 साल अपनी सेवा दी। इन्होंने 10 साल सेवा दी। और अन्य पहली महिलाओं में सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य संभाला था। सरोजिनी नायडू ने उत्तर प्रदेश राज्य का कार्य संभाला था। इंदिरा गांधी की अगर बात करते हैं तो इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी और 1966 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। 1966 से इंदिरा गांधी ने प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अन्य की बात करते हैं तो राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की जो पहली अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 में अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। उसके बाद 1925 की अगर बात करते हैं तो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी
सरोजिनी नायडू बनी थी। फिर से एक बार देखते हैं, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला राजकुमारी अमृता कौर जो स्वास्थ्य मंत्री बनी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी, पहली महिला जो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी। इंदिरा गांधी 1966 में प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर इसका हो गया सी राजागोपालचारी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजागोपालचारी थे। राजागोपालचारी की अगर बात करते हैं तो ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इन्हें भारत रत्न, सबसे पहले भारत रत्न भी इन्हें मिला था। सी राजागोपालचारी को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने थे और बाद में इन्हें सबसे पहले भारत रत्न का भी पुरस्कार दिया गया था। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना गया था। राजागोपालचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, अगर राजागोपालचारी की बात करते हैं तो ये 1950 तक गवर्नर जनरल बने थे। 1950 के बाद इन्हें बिना विभाग के मंत्रियों के नाम के रूप में कांग्रेस पार्टी में शामिल थे। इन्हें किसी भी प्रकार का विभाग नहीं मिला था। लेकिन 1950 के बाद जब सरदार पटेल की मृत्यु हुई थी, सरदार पटेल की मृत्यु के बाद इन्हें सी राजागोपालचारी को गृह मंत्री को बनाया गया था। 1950 के बाद सी राजागोपालचारी को गृह मंत्री बनाया गया था। उसमें 1952 से लेकर 54 तक, 1952 से लेकर के 54 तक, 1952 से लेकर के 54 तक ये मद्रास के सीएम बने थे। मद्रास के सीएम के रूप में कार्यभार संभाला। उसके बाद 1959 में कांग्रेस से ये अलग हो गए और उसके बाद इन्होंने एक अपनी पार्टी की स्थापना की थी और उस पार्टी का नाम स्वतंत्र पार्टी रखा था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? बताना है कि राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है। सभी ऑप्शन को एक-एक करके देखते हैं। नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना, बिल्कुल सही बात है, इससे राष्ट्र निर्माण होता है। नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए, एकदम सही बात है। दूसरा, विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक जीवन, विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताओं को छोड़े बिना, यही बिल्कुल सही है, अच्छी बात है कि हम जब राष्ट्र निर्माण करते हैं तो अपनी संस्कृतियों को छोड़ना नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, ये गलत बात है, ये गलत हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर हम अंक देते हैं सी नंबर। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, ये बात राष्ट्र निर्माण की आधारभूत दृष्टिकोण में नहीं हो सकती है। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया? संविधान सभा ने कब संविधान को अंगीकार यानी कि प्रथम बार पारित किया है? सही आंसर इसका हो गया 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कर दिया था, यानी कि कह सकते हो कि उसे आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की संविधान की कुछ बातों को लागू कर दिया गया था और इसे पूर्ण रूप से
इसे पूर्ण रूप से पारित 26 जनवरी 1950 को किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया था। इससे इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। संविधान सभा की अगर पहली बैठक की बात करते हैं तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, जो बाद में प्रस्तावना बना। पर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया गया और इसे प्रस्तावना के रूप में बनाया गया। इसे संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसे रखा गया। अगर बात करते हैं संविधान के अंतिम प्रारूप देने की, तो डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को कहा जाता है कि 4 नवंबर 1948 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान को अंतिम प्रारूप दे दिया गया था। 4 नवंबर 1948 को संविधान को अंतिम प्रारूप दे दिया गया था, जिसे बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इसमें कुल 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 60 देशों के संविधान को पढ़ा और जिसमें कुल 114 दिनों तक विचार किया गया। 114 दिनों तक विचार करने के बाद इसे संविधान को तैयार किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और ठीक 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। 22 जुलाई 1947 को 2 घटनाएं हुई हैं। 22 जुलाई 1947 को 2 घटना हुई। पहली घटना ये कि 22 जुलाई 1947 को झंडे को अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा झंडे को अपनाया गया। और दूसरी घटना प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। उस प्रस्तावना को, जिसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार करके प्रस्तावना के रूप में बना दिया गया। 24 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे? इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने थे? सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा ए नंबर H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने थे। इसके साथ साथ एक और नाम आता है। कहा जाता है कि संविधान सभा ने दो उपाध्यक्ष को चुना था। संविधान सभा के द्वारा 2 उपाध्यक्ष को चुना गया था। एक थे H.C. मुखर्जी और दूसरा थे B.T. कृष्णाचारी। B.T. कृष्णाचारी संविधान सभा के द्वारा 2 उपाध्यक्ष को चुना गया था। एक थे H.C. मुखर्जी और दूसरा थे B.T. कृष्णाचारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व
आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से अपने संविधान में जोड़ा था और हमने आयरलैंड से अपने देश में यानी कि भारत देश में इसे जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो इसका वर्णन भाग 4 के अनुच्छेद 36 में किया गया है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 में 36 में किया गया है। ग्रेनविल 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 ऑस्टिन ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व को और मौलिक अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा था। इसके साथ साथ अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। कनाडा के संविधान से स्वतंत्र केंद्र और साथ संघीय व्यवस्था को लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान कनाडा के सिद्धांत से लिया गया है। रिसिड्री सिस्टम, रिसिड्री पावर यानी कि वह सूची जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आती है, उन विषयों को रिसिड्री सिस्टम में रखा जाता है और इसका प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया था। राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा के संविधान से ली गई थी। आयरलैंड की अगर बात करते हैं तो आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी और राष्ट्रपति का चुनाव इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली विधि का शासन यानी कि कानून सबसे ऊपर होगा, इसे विधि का शासन की प्रणाली, एकल नागरिकता और द्विसदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदन की बात ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो समवर्ती सूची और दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग, प्रस्तावना की भाषा इन सभी को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। यह संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। 1992 में किया गया था और अगर पारित की बात करते हैं तो 1993 में इसे पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया था। 1992 में भारतीय संविधान में एक नया खंड भाग 9 को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में एक नया खंड भाग 9 को जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए। जिसमें भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 9 को जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए और आर्टिकल 243 को जोड़ा गया। इसी के साथ साथ इसमें 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है और उनके 29 विषय हैं। पंचायती राज के 29 विषय के बारे में बताया गया है। भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन को देख लेते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार जिसको हम एडल्ट फ्रेंचाइजिंग कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, जिसमें 18 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार हो। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। बहुदलीय व्यवस्था, सही बात है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। जैसे अन्य पार्टियों की बहुत सारी पार्टियां हैं भारत में। तीसरी स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र होकर के इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो भी यहाँ पर किया जा सकता है।
इसे स्वतंत्र निर्वाचन आयोग कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान कीजिए। कथन को देखते हैं। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1951 में आयोजित हुआ था। बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मत पत्रों का उपयोग हो रहा था। ये भी सही बात है। 1990 के दशक में के अंत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम ईवीएम कहते हैं, मशीनों द्वारा मत पत्रों से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हो गई थी। या कह सकते हैं 1990 के बाद ईवीएम मशीन का प्रयोग ज़्यादा होने लगा था बैलेट मशीन की अपेक्षा में। तो ये सारी बातें सही है। तो असत्य कथन की अगर बात करते हैं तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, इसमें से सभी बातें सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? अगर परमादेश की बात करते हैं तो परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं और यह आदेश न्यायालय की तरफ से हमेशा दिया जाता है। अब ऑप्शन को देखते हैं। न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधि कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। यह परमादेश का काम होता है कि वह न्यायालय यह देखता है कि किसी के विधि अधिकार या मौलिक अधिकार का हनन न हो। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 324 सब क्लॉज 1 में बात कर रही है। 324 के सब क्लॉज 1 में डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? बताना है कि आर्टिकल 324 किससे संबंधित है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका निर्वाचन आयोग से। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसके स्थापना की अगर बात करते हैं तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। 324 से लेकर के 329 तक के आर्टिकल को चुनाव आयोग के द्वारा रखा गया है। या कह सकते हो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। और अगर महिला की बात करती हैं तो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताना है कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। बिल्कुल सही बात है। संघ सूची में विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, राष्ट्रीय महत्व के विषय, ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। ये भी सही बात है। संघ सूची में वर्णित विषय के बारे में कानून बनाने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार को है। ये भी बिल्कुल सही बात है। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची पर कानून राज्य सूची के द्वारा बनाया जाता है और संवर्धित सूची कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून राज्य तथा संघ दोनों के द्वारा बनाया जाता है। इस तरह का सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, सभी बातें सत्य है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना? किस राज्य ने भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी
राज्य सरकार को चुना। बताना है कि किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी राज्य की सरकार बनी थी। सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा केरल ने। केरल में सबसे पहले 1957 की बात कर रहे हैं। 1957 में 1957 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाया गया था। केरल में प्रथम बार 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट बनी थी या सरकार सत्ता में आई थी जो गैर कांग्रेसी सरकार थी। अगर केंद्र की बात करते हैं तो सबसे पहले केंद्र में 1977 में, इसके बाद 1977 में इलेक्शन हुआ था। 1977 में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जो मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताना है कि आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन को देखते जाते हैं। यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। बिल्कुल सही बात है। यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। यह भी सही बात है। यह सिद्धांत आधारभूत संरचना सिद्धांत जो है वो केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित था। उसके बाद देखते हैं। यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधन पर लागू होता है। यह भी सही बात है। यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधन पर लागू होता है। चलिए तो इसका सही ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके साथ अगर कुछ अन्य बातों को भी देख लेते हैं, जैसे कि संविधान की कुछ आधारभूत संरचनाओं में संविधान को सर्वोच्चता मिलती है। संविधान को सर्वोच्चता मिलती है। लोकतंत्र और गणतंत्रात्मक सरकार भारत में लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक सरकार बनती है। शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन वैसे भारत में 3 स्तर पर होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के द्वारा, स्थानीय स्वशासन सरकार, जिसमें हम पंचायती राज बोलते हैं। कमजोर वर्गों को सुरक्षा दी जाती है। कई बार आरक्षण का प्रावधान दिया जाता है जिसमें कमजोर वर्गों को विशेष रूप से आरक्षण दिए जाते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। हर एक व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हर एक व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यह भी आधारभूत संरचना सिद्धांत का विषय है। धर्मनिरपेक्षता और अगर बात करते हैं तो स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका, ये सभी आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। नियोजित विकास मॉडल की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात की जा रही है। नियोजित विकास मॉडल में पंचवर्षीय योजनाओं पर बात किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित है, यानी कि रूस के मॉडल से प्रेरित है। बिल्कुल सही बात है। रूस के संविधान या रूस के मॉडल से ही इसने हमारे देश में भी पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज 1951 में जारी किए गए थे। यह भी सही बात है। आज़ादी के बाद 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी जो 1956 तक चली थी। थर्ड पॉइंट दिया गया पी.सी. महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। ये गलत पॉइंट है। ये गलत पॉइंट है। तो हमारा सही आंसर हो गया पी.सी. महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। ये गलत पॉइंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हेरोल्ड डोमर मॉडल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और पी.सी. महालनोबिस मॉडल सेकेंड पंचवर्षीय योजना के था। योजना के वास्तुकार दिया मॉडल पर आधारित था। पी.सी. महालनोबिस परियोजना जो थी वो सेकेंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल था और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेरोल्ड डोमर मॉडल था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है। बताना है कि संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। जस्ट अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हमने बताया था आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 एंड आर्टिकल 81। सरल। आर्टिकल 79 में संसद, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में
लोकसभा और इसके साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद के अंतर्गत आते हैं, संसद का ही अंग माना गया है। इस प्रकार सही आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक संसद के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों ही आते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो संघीय विधायी निकाय को हम लोग संसद कहते हैं। हमारे यहाँ या भारत में संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को संसद कहा जाता है। अगर संसद की बात करते हैं तो इसका बारे में भारतीय संविधान में भाग 5 में आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 तक संसद के गठन या उससे संबंधित सभी प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले अगर इसके साथ एक और देखते हैं, 79 से लेकर के बात करते हैं, आर्टिकल 79 में संसद, आर्टिकल 80 में राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा का प्रावधान है। इसके साथ 122 तक संसद के विभिन्न पहलुओं पर प्रमुख अनुच्छेद दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग की बात कर रहे हैं, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है। सही बात है, क्योंकि 1990 के बाद 91 में आर्थिक सुधार किए गए थे, जिसमें LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लाया गया था और भारत की जो बंद इकोनॉमी थी उसको खोल दिया गया था, विदेशों के लिए भी खोल दिया गया था। यह गठबंधन सरकारों का युग है। यह भी सही बात है, क्योंकि 1990 के बाद गठबंधन की सरकार बननी शुरू हो गई थी। केंद्र में पहले हमेशा कांग्रेस की सरकार बनती थी, लेकिन 1990 के बाद कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनने लगी थी और फिर केंद्र में भी गठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें दो अलग अलग पार्टियों का मिलकर कॉलिजन की सरकार बनी थी। आपस में मिलकर के उन्होंने कॉलिजन वाली सरकार यानी कि गठबंधन वाली सरकार को बनाया था। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग था। तो ये भी सही बात है। यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में यानी कि छोटे छोटे रूप में वृद्धि का युग था। प्रांतीय आकांक्षाओं को में वृद्धि किया गया था, यानी कि सत्ता को अलग अलग हाथों में बांट दिया गया था। डिसेंट्रलाइजेशन या सत्ता को अलग अलग हाथों में बांट दिया गया था। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने सरकार के लिए अनिवार्य है? कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही आंसर हो गया आर्टिकल 340, आर्टिकल 340। अगर आर्टिकल 340 को देखते हैं तो इसमें प्रमुख बात यह है कि सबसे पहले 1953 से लेकर के 55 में एक आयोग आया था जिसका नाम था काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग, जिसने पिछड़ा वर्ग से संबंधित कुछ प्रावधान दिए थे और उनके आरक्षण की बात कही थी, लेकिन उस समय इस बात को या उनके सुझाव को उतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद 1979 और 80 में, 1979 से लेकर के 80 में बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया और बीपी मंडल आयोग ने पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण की बात को दोबारा रखा, जिसमें 33% आरक्षण की बात की गई थी। लेकिन इस समय भी बीपी मंडल के आयोग के द्वारा जो सिफारिश की गई थे उस पर कुछ विशेष प्रावधान नहीं बने थे। बीपी मंडल ने 1979 से लेकर के 1989 से 80 के आसपास में पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए कुछ विशेष प्रावधान और आरक्षण की बात कही थी, लेकिन उस समय भी इस बात को उतना विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन ठीक 10 सालों के बाद 1990 में
इस पर विशेष प्रावधान दिया गया और इसे एक नए नियम के अनुसार लागू कर दिया गया। 1990 में जब नई सरकार बनी तो उन्होंने बीपी मंडल आयोग के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए जो सिफारिश की थी उसे लागू कर दिया गया और 1990 में 33% से लेकर के 27% तक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33% से लेकर 27% तक विशेष आरक्षण की बात कर दी। इसके बाद इसमें कोर्ट में कुछ केस हुआ और कोर्ट में केस होने के बाद 1992 में कोर्ट के द्वारा एक विशेष फैसला लिया गया, जिसमें से कोर्ट के द्वारा इसे दोबारा इसमें रिन्यू किया गया, विशेष फैसला लिया गया और कुछ विशेष शर्तों के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण की सुविधा दी जाने लगी।